वो लाइट ऑन कर दो। चलो चलो, लास्ट क्लास में क्या कर लिया था हमने? लास्ट क्लास में हमने टिम्बर की साइड डिस्कशन कर ली थी। टिम्बर में हमने टिम्बर की डेफिनेशन पढ़ ली थी, टिम्बर क्या होती है, कहाँ से ऑब्टेन होती है। ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ऑब्टेन होती है। कहाँ से ऑब्टेन होती है? ट्री से ऑब्टेन होती है। टिम्बर के अंदर आपको मैंने क्लासिफिकेशन सारी करवा दी थी। क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। पहले ग्रोथ की थी ना, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे थी? मोड ऑफ ग्रोथ। मोड ऑफ ग्रोथ के बेस पे दो बेसिस थी, कौन कौन सी? एक एक्सोजीनस और एक एंडोजीनस। एक्सोजीनस और एंडोजीनस में अलग अलग बता दिया था मैंने। एक्सोजीनस में जो ट्रीज आउटवर्ड बढ़ते हैं और जो ट्रीज इनवर्ड बढ़ते हैं उनको एंडोजीनस बोलते हैं, और जो आउटवर्ड बढ़ते हैं उसको एक्सोजीनस बोलते हैं। एक्सोजीनस में भी दो टाइप के बताए थे, एक कोनिफर बताया था, एक डेसिडियस बताया था। जो कोनिफर है वो कोन शेप ट्रीज होते हैं और एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, और जो डेसिडियस ट्रीज थे वो क्या थे? वो ऑटम में गिरते हैं और स्प्रिंग में क्या हो जाते हैं? न्यू आ जाते हैं। उसके बाद एनुअल रिंग्स, और उसके बारे में मैंने आपको साइड डिस्कशन कर ली थी मैंने। ऑटम यही यार, इसी की स्प्रिंग्स हो गया, वो देख लेना। मौसम थोड़ा सा पतझड़ का मौसम, नहीं स्प्रिंग हो गया वो तो। चलो नेक्स्ट कहानी कहाँ तक हो गई थी? अब ऐसा करो, कल वाली क्लास में ऐसा करो, कल मैंने आपको बताए थे क्या बताए थे आपको? स्ट्रक्चर बताया था। स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रो स्ट्रक्चर है, ओ सॉरी मैक्रो स्ट्रक्चर। उसकी हेडिंग डालो माइक्रो स्ट्रक्चर। कल वो रह गई थी, मैक्रो स्ट्रक्चर हेडिंग डालो उसमें। वो लिख लिया था आपने? कैन बी सीन लिखवा दिया था। इट इज स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री कैन बी सीन बाय नेकेड आई, लिखा था वो। आप ऐसा करो, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ ऐड ऑन कैसे करना है आपको। पहले तो माइक्रो जो मैक्रो स्ट्रक्चर है, दिस इज मैक्रो स्ट्रक्चर। हेडिंग डालोगे मैक्रो स्ट्रक्चर, ये सीधा लिख लो, इट कैन बी सीन बाय नेकेड आई। इट कैन बी सीन बाय नेकेड आई, ठीक है। देन इसके जो पार्ट्स थे वो कौन कौन से थे? वो बताए थे मैंने आपको। पिथ, उसके बाद हर्टवुड, कैम्बियम लेयर, ये सैपवुड, और अपना बार्क होगी, वो सारे पार्ट ये मैक्रो के टाइप थे। ये ऊपर हेडिंग डालो मैक्रो। आज माइक्रो शुरू कर रहे हैं हम लोग। कल ये खत्म करवाए थे ना, बस इसके बाद भी कुछ करवाया था। हाँ कुछ नोट हुए थे, उसमें एड ऑन भी कराऊंगा अभी नोट। अब मैं माइक्रो से शुरू कर रहा हूँ, माइक्रो का बता के फिर मैं नोट लिखवा दूंगा। उसमें जो नोट आपने नहीं लिखा वो लिख लेना। अब माइक्रो स्ट्रक्चर से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, समझ के बात? चलो स्टार्ट करें। इसको ये लिख लिया ना, मिटा दो इसको, उसमें एड ऑन कर लेना। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ यार। सेकंड इज माइक्रो स्ट्रक्चर। देखो इसमें द स्ट्रक्चर ऑफ द वुड, द स्ट्रक्चर of the structure of the wood, appear only at great magnification or using microscope, या बोल सकते हो कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। हो गया? और यूजिंग ए माइक्रोस्कोप, ठीक है। चलो हाँ माइक्रोस्कोप। अब इसकी कहानी क्या है? अब इसमें पॉइंट्स लिख लो कुछ, एक दो। कोर ऑफ द सेल्स इन टिम्बर, core of the cell in timber differs from protoplasm only by the presence of phosphorus, only by the presence of phosphorus।
नेक्स्ट, cells according to the cells according to the functions, cells according to the functions, cells according to the functions they performed, functions they performed are classified as ये- अब यार ये देखो, कल मैंने मैक्रो बताया जो सारे स्ट्रक्चर दिखते हैं, विथ हो गया, हर्टवुड हो गया, कैम्बियम ले, सारे दिखते हैं। अब अपन ने बायोलॉजी में पढ़ा है भी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोप से पता लगते हैं, जैसे सेल्स हो गए, जैसे प्रोटोप्लाज्म, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है अपने को, वो उनको पढ़ना है अपन ने थोड़ी सी, वो थोड़ा सा बस ये बताना भी क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर, इतनी सी बात है। चलो इसके बेसिस पे लिख लो फर्स्ट क्लासिफिकेशन। हो गया इतना? अरे ये कहाँ लिख दिया वो, अच्छा यहाँ आ गया क्या वो? ये एक बार आदत पड़ जाए ना उसके फिर कई देर ले जाती है। चलो हाँ ये ना, चलो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, कंडक्टिव सेल्स। Conductive cells, they serve mainly to transmit the, they serve mainly to transmit the nutrients from the roots, transmit the nutrients from the roots to the branches and trees, to the branches and trees. Mechanical cell, second is mechanical cells. These cells are elongated. These cells are elongated, thick-walled and have tightly interconnected, These cells are elongated, thick-walled and have tightly interconnected with narrow cavities, which imparts strength to the wood, strength to the wood. Next is storage cell. Storage cell. The cell serves to store. The cell serves to store and transmit. The cell serves to store and transmit the nutrients to the living cell in the horizontal direction, and located in the medullary rays, medullary rays. हो गया? हैं? क्या? हाँ, डायरेक्शन।
ठीक है, ये सारी कहानी है। अभी ऐसा करो, 1 मिनट पॉज करके वो पिछली जो फोटो थी ना वो अपलोड कर दो, थोड़ा सा ना फेमिलियर कर देते हैं उसको, मतलब समझ नहीं आ रहा होगा भी क्या चल रहा है, मेडुलरी रेस क्या है, वो सारा थोड़ा सा बता देता हूँ। चलो करो स्टार्ट। अब समझो इसको। मैंने बताया सबसे पहले तो मैं कल वाला थोड़ा डिस्कस कर दूं, जो नहीं आया था उसको पता लग जाएगा। अब ये क्या होता है, ये एक अपन ने वुड को काटा हुआ है, ठीक है, जो उसकी ट्रंक होती है उसको कट किया हुआ है। कट के अंदर ऐसी शेप बनती है, ऐसी सर्फेसिस होती हैं, कई बार दिखती है कई बार नहीं दिखती, बट ऐसी होती हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट होता है पित्त, ठीक है क्या, पित्त। उसके बाद कौन सा पार्ट होता है, उसके बाद कौन सा होता है, वो हर्टवुड होता है। उसके बाद कौन सा होता है, सैपवुड। सैपवुड होता है मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर। उसके बाद आती है उसकी कैम्बियम लेयर, उसके बाद उसकी बार्क आती है। अब इसके बाद इसके अंदर ये जो आपको ये रेस दिख रही है, ये वाली ये लाइन दिख रही है, ये लाइन होती है मेडुलरी रेस, ठीक है। और ये गोल गोल लाइन दिख रही है आपको सारी, ये होती है एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स क्या होती है, हर साल एक रिंग बढ़ती है, तो इसी बेस पे हम डिसाइड कर लेते हैं भी इसकी एज कितनी होगी ट्री की। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने कंसीडर किया हुआ है, इसी बेस पे हम इसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ये तो था जो चीज़ें दिखती हैं उसको बोलते हैं मैक्रो स्ट्रक्चर। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, वो माइक्रोस्कोप से दिखनी पड़ती हैं। उन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उन स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया मैंने, माइक्रो स्ट्रक्चर बोल दिया। अब माइक्रो स्ट्रक्चर में क्या बात आएंगी, सेल्स हो गए, समझ रहे हो, मैकेनिकल सेल्स, स्टोरेज सेल्स। जो सेल्स होते हैं वो इंटरनल जो काम होता है, वो जो छोटे छोटे जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जो वो करते हैं, वो क्या करते हैं। तो इसके अंदर क्या बताया मैंने बताया कोर ऑफ द सेल इन टिम्बर डिफरेंट फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म ओनली बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। जो सेल्स हैं वो उसकी जो कोर है वो डिफरेंट है, किससे डिफरेंट है, फॉस्फोरस से। अच्छा, फॉस्फोरस क्या काम करता है, फॉस्फोरस क्या काम करता है, अरे फॉस्फोरस की तो कहानी बताई हुई है। फॉस्फोरस एक न्यूट्रेंट होता है जो एल्गी में पाया जाता है, इन्वायरमेंट में इतनी बड़ी डिस्कशन की हुई है इस पर। न्यूट्रेंट प्राइम न्यूट्रेंट होता है, वो एल्गी में जो पाया जाता है वो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कोर ऑफ द सेल है टिम्बर में डिफरेंट होता है, क्यों, अब प्रोटोप्लाज्म और सेल में जो डिफरेंस है उसने ये बता दिया, इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, बस इतनी सी कहानी है। नेक्स्ट बताया सेल्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म्ड आर क्लासिफाइड। अब जो सेल परफॉर्म करते हैं फंक्शन उसको क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहले सेल कौन से, कंडक्टिव सेल्स। अब कुछ सेल होते हैं कंडक्टिव सेल, वो क्या करते हैं, दे सर्व मेनली टू द ट्रांसमिट द न्यूट्रेंट। अब वो ट्रांसमिट करते हैं न्यूट्रेंट को, कहाँ से, रूट से लेके ब्रांचेस ऑफ द ट्री तक। अब न्यूट्रेंट को ट्रांसफर पहले कौन कर रहा था, पहले कैसे कर रहे थे ट्रांसफर, पहले भी तो नीचे रूट से ही हो रहे थे, बट रूट के अंदर इंटरनली भी काम करते हैं, कौन, सेल्स करते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं। वो कहां तक पहुंचाते हैं, ऊपर तक पहुंचाते हैं उसको, न्यूट्रिएंट्स को सोइल से। अब न्यूट्रिएंट कहां से लेगा, सोइल से लेगा, सोइल से रूट में, रूट से ट्रंक में, ट्रंक से क्राउन में। तो वो सारी कहानी मैंने कल बता दी थी। नेक्स्ट है मैकेनिकल सेल। दीज सेल्स आर इलोंगेटेड थिक वॉल्ड, इनकी थिक वॉल होती है, हैव टाइटली इंटरकनेक्टेड विद नैरो कैविटीज। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये सेल्स हैं, दिस इज दिस, ये सेल्स हैं, दिस इज द सेल्स, ये सेल्स हैं, ठीक है क्या। अब इसके अंदर क्या होती है, कैविटीज होती है, ये खुला है, ये समझ रहे हो, दिस इज द कैविटी। तो ये कैविटी है इसके अंदर। इसने बताया दिस सेल्स इलोंगेटेड थिक वॉल्ड एंड हैवली टाइटली इंटरकनेक्टेड विद नैरो कैविटीज विच इम्पार्ट स्ट्रेंथ। अब ये क्या इम्पार्ट करता है, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, ये कहानी है। अल्टीमेटली जो मैकेनिकल सेल्स हैं वो स्ट्रेंथ इम्पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज सेल। स्टोरेज सेल क्या करेंगे, द सेल सर्व्स टू स्टोर एंड ट्रांसमिट द न्यूट्रेंट। अब न्यूट्रेंट को वो स्टोर करेंगे और लिविंग सेल तक पहुंचाएंगे। कैसे काम करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करते हैं, जैसे मेडुलरी रेज करती है, तो वैसे ही ये भी काम करते हैं, जो लोकेटेड होती है किसके अंदर, मेडुलरी रेज में ही लोकेटेड होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखनी है, बस ये बहुत सवाल बन जाएगा अपना वहाँ से, मैक्रो से। माइक्रो को पढ़ना इसलिए जरूरी है, अगर क्लासिफिकेशन करनी है अपने को तो पूरी आपको बतानी पड़ेगी ये सारी कहानी, समझ के बाद। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ें, ये इंटरनल चीज़ें हैं। इसका अगर मुझे कोई फोटो दिखी तो मैं आपको भेज भी दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये सारी कहानी हो गई थी। अब आ जाओ नोट। कल मैंने नोट के 3-4 पॉइंट लिखवाए थे, उसकी डिस्कशन करनी रहेगी थी, कल मैंने लास्ट में से लिखवा के छोड़ दिए थे। अब मैं वो सारे लिख रहा हूँ नोट। अब हो सकता है 1-2 नोट उसमें रह भी गए हो, तो मैं अब सारे नोट लिख रहा हूँ, 7-8 नोट। जो नहीं लिखे हुए वो ऐड कर लेना, ठीक है। नोट डालो। पहला नोट लिखवाया था आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टिम्बर इज 1.54, ये बताया था 1.54। इसके आगे कुछ लिखवाया था क्या, हैं? फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रीज, हाँ, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रीज। उसके बाद बताया था देयर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज
स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज कितनी वेरी करती है? फ्रॉम टी टू टी, ये बताया थी कहानी। अब इसका क्या मतलब है, अब बात समझो। देखो कल मैंने आपको ये बता दिया, अब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.54 है, बट मैंने कहा है वो तो तैरता है, वो तो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होगी तो कैसे, वो तो डूब जाना चाहिए था, कैसे? अब जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, दिस इज दी सॉरी, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सवाल आया हुआ है, ये दिस इज ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सॉलिड्स की, ठीक है क्या? उसके जो सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं हैवी, उसकी हैवी होते हैं। बट जब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात आती है वो किसकी होती है? वॉइड्स की, ठीक है क्या? वॉइड्स की बात होती है, जो स्पेस होता है उसके अंदर, तो ये है फॉर वॉइड्स। और दूसरा, अब ये इसकी 70% वैल्यू होती है। ये अगर आप कंपैरिजन करोगे पिछली से, ये वैल्यू होती है 70%। 70% क्या हो जाएगी? 1 से कम हो जाएगी इसकी, लगभग 60-70% वैल्यू होती है। 150 की कितनी है? 1.54 का 70% देख लो कितना होता है, 1 से कम निकल के आएगा। अब ये लेस देन आ गया 1। अब क्या होगा? इससे पता लगता है जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं वो ज़्यादा हैं, और सॉलिड के फॉर्म में बात करेंगे तो डूब जाता खाली सॉलिड की बात। अब टोटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा हो जाते हैं, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करता है? वो तैरता है वो। तो अल्टीमेटली उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है। कौन सी? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर पूछता है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो 1 से ज़्यादा है। किसकी है? वो सॉलिड्स की है। ये आपको ध्यान रखना, कंपेयर करना है अपने आप कंसेप्ट को। चलो नेक्स्ट, सेकंड तो आप लिख सकते हो, यहाँ लिख दूंगा एक छोटा सा पॉइंट, वॉइड ज़्यादा क्या होगा? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये ध्यान रख लेना। ये कल मैंने एक पॉइंट ये भी लिखवाया था, द वेट ऑफ द ट्री, ये लिखवाया था कल। हाँ, वेट ऑफ ट्री इज द वेट ऑफ द ट्री is noted at a moisture content of 12%. The weight of tree is noted at a moisture content of 12%. ये बताया था। इसका मतलब ये है, अगर कोई टिम्बर 100 किलो का है, अगर कोई टिम्बर 100 किलो का है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा? 12% तो होगा ही होगा, ठीक है? कम से कम 12% तो होगा ही। अल्टीमेटली टोटल वेट कितना आ गया उसका? अगर मॉइस्चर इतना हो गया तो सॉलिड का वेट कितना आ गया? तो बाकी सॉलिड का वेट होता है। तो ये सारी कहानी होता है, ठीक है? नेक्स्ट, टिम्बर इज नॉन होमोजीनस। टिम्बर इज नॉन होमोजीनस, दैट इज एनिसोट्रोपिक। प्रॉपर्टीज एनिसोट्रोपिक क्या होता है? प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन क्या लिखवाया था आगे मैंने? डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन लिख लो यार, डिफरेंट डायरेक्शन एट सेम पॉइंट पे अलग अलग वो होती है, या डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट भी लिख सकते हो। अलग अलग पॉइंट पे बताया हुआ है मैंने, डिफरेंट पॉइंट। ये लिख लो, एक डायरेक्शन मेंशन कर दीजिए मैंने, सब डायरेक्शन में लिख लो इसको। प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स, ये लिख लो। नेक्स्ट, अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट है उसके बाद मैंने और नेक्स्ट चौथा पॉइंट श्रिंकेज का लिखवाया क्या? अच्छा, इसी में लिखवाया है, इसी में लिख लो फिर। हेंस शोज डिफरेंट श्रिंकेज मतलब वॉल्यूम चेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, ठीक है? हेंस शोज डिफरेंट श्रिंकेज। नेक्स्ट लिखो श्रिंकेज इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इसी के अंदर लिख लो। ऐड नहीं किया था ना, इतना ही लिखा था। एक पॉइंट इसके आगे ऐड कर लो, श्रिंकेज इन longitudinal direction is observed to be minimum, is observed to be minimum
followed by radial direction, followed by radial direction and पहले आ गया अपना लॉन्गिट्यूडनल, फिर रेडियल, फिर सर्कमफ्रेंशियल एंड सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन। अब कल वाली फोटो जो है एक बार लगाना, उसके मैंने आपको उसमें दिखाना, डायरेक्शन बता देता हूँ कैसी होती है उसकी। कल वाली फोटो लगाना, वो वाली जो जिसमें सारे पार्ट्स गिवन थे, 3D वाला, याद है? हो गया? चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट बताया मैंने, जो श्रिंकेज है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मिनिमम होती है, फॉलोड बाय रेडियल डायरेक्शन, देन बाय सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन। अब आप सोच रहे हो यार ये लॉन्गिट्यूडनल में कौन सा है, रेडियल कौन सा है, सर्कमफ्रेंशियल कौन सा है, तो उसको दिखाने के लिए जैसे ये डायरेक्शन है तो इसमें क्या किया मैंने, दिस इज द लेंथ वाइज, लेंथ है ना उसकी, समझ रहे हो, वो लेंथ वाइज है, एक लेंथ होगी और ये कौन सी होगी, रेडियल डायरेक्शन, और ये कौन सी होगी, दिस इज सर्कमफ्रेंशियल, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये सारी कहानी, तो अल्टीमेटली ये सबसे कम किस में रहती है, लॉन्गिट्यूडनल में रहेगी, उसके बाद रेडियल में, देन सर्कमफ्रेंशियल। तो ये आपको ध्यान रखना है। श्रिंकेज जो है, श्रिंकेज मतलब वॉल्यूम चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस सबसे ज़्यादा कब आते हैं, जो लेंथ वाइज, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लो कैसा रहता है, लेंथ वाइज रहता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें रहेगा, उसके सबसे मिनिमम इसमें रहेगा, क्योंकि सारा उसमें पास हो जाता है ना। उसके बाद देन किसमें, रेडियल में, देन उसमें किसमें, सर्कमफ्रेंशियल। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की शायद नहीं लिखवाया मैंने, कोई बात नहीं, पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिख लो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऐड कर लो। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज फाउंड टू बी मैक्सिमम, इज फाउंड टू बी compressive strength is found to be maximum in longitudinal direction, in longitudinal direction। चलो नेक्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर is 2 to 4 times greater than compressive strength। चलो नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू टिम्बर थ्रू टिम्बर, सारे सवाल हैं ये। थ्रू टिम्बर इज 2 to 7 times, velocity of sound through the timber is 2 to 7 times greater than air। ये कोड के पॉइंट्स है सारे के सारे, जो मेंशन है सारे के सारे। अच्छा और भी हैं क्या पॉइंट, चलो ठीक है इतना, अब समझो इसको। कहानी कहाँ तक पहुँच गई थी, श्रिंकेज मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट आ जाओ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी, मैक्सिमम होती है कौन से डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, लेंथ वाइज जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। अच्छा टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है 2 to 4 टाइम्स किससे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, बट एज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको क्यों यूज़ नहीं करते हम। एक एग्जांपल बताओ, टिम्बर को एज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों यूज़ नहीं करते। टेंसाइल किस किस में होती है, मतलब चलो जनरल एग्जांपल लेते हैं, स्टील के अंदर टेंसाइल कहाँ पढ़ाई है मैंने आपको, बीम में होती है, और स्टील के अंदर मैंने आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ का एग्जांपल दिया हुआ है। केबल के अंदर ऑलवेज क्या होती है, टेंशन होती है, कभी कंप्रेशन नहीं होगी। अच्छा अब इसको रिलेट करते हैं आप टिम्बर से। अच्छा टिम्बर के अंदर मेरे को ये बताओ, टिम्बर में कहाँ पे आपने देखा भी एज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ यूज हो रही हो, पहले भी कहाँ होती थी, पहले भी नहीं होती थी, अब भी नहीं होती, ना कभी होगी। क्यों, वो हमेशा यूज़ कैसे होती है, एज अ कंप्रेसिव यूज़ होती है। कंप्रेसिव क्यों होती है, कंप्रेसिव में जैसे पाइल्स हैं उस पर कैसी टेंशन आएगी, कैसे आएगी, हमेशा कंप्रेशन आएगी। तो ऑलवेज बीम की जगह यूज़ होगी, तो ये क्या वो हो सकती थी इसमें। अच्छा बीम की जगह कहाँ,
देख लिया आपने। सर जैसे पुरानी जैसे बीम की जगह नहीं सर, लेंटर में। लेंटर के अंदर, लेंटर में तो कभी डला ही नहीं है। नहीं, वो होल्ड करने के लिए। पहले सर जैसे पहले घरों में सर जैसे ये है ना, हम्म। यहाँ बड़ा एक वो आता था हम्म। और उससे फिर छोटे छोटे लकड़ी के वो होते हैं। वो उसमें कौन से स्ट्रेस डेवलप होंगे, उसमें कौन से स्ट्रेस डेवलप होंगे, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, सुनो इसका एग्जांपल बताता हूँ। ऐसा करो, इसके अंदर जब आपको ये बताओ मुझे, कभी भी जैसे ये दरवाज़ा दिख रहा है आपको, दरवाजे पे कुंडा लगा रखा है आपने, दरवाजे को कुंडा लगा रखा है, आपने अगर इस कुंडे को बाहर की तरफ खींच लिया जोर से, तो क्या टिम्बर टूटेगा, क्या ये टूटेगा, टिम्बर टूट जाएगा। अरे दोनों में से क्या अलग हो जाएगा, किसकी वजह से अलग होगा। अच्छा, इस जो हुक लगाया है अपन ने, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, हैंडल, जो हैंडल लगाया है, विंडो का हैंडल जो लगाया है, जब उसको खींचोगे तो अगर वो फेल होता है तो वो जॉइंट से फेल होगा, जॉइंट से फेल होगा। इसका मतलब टेंसाइल स्ट्रेस जो है, टेंसाइल स्ट्रेसेस के लिए हम कभी इसको डिज़ाइन नहीं करते, ये फेल हो जाता है टेंसाइल स्ट्रेसेस में, पहला एग्जांपल। दूसरा, कंप्रेसिव में मैक्सिमम क्यों है, इसका सबसे अच्छा जो यूज़ था वो एज अ पाइल यूज़ होता था, पाइल और पायर यूज़ होते थे, एज अ पाइल और पायर यूज़ होते थे। उसके अंदर नेचर कैसा होता है इसका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और कैसे, लेंथ वाइज। तो लेंथ वाइज सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है, इसकी आपको ध्यान रखना है। आई समझ में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है क्या। अच्छा, दूसरा आपको बता दूं, एक होता है, तीन चीज़ें होती हैं, एक कंप्रेसिव, एक टेंसाइल, एक बेंडिंग। एक बेंडिंग होती है, फ्लेक्चर होती है। फ्लेक्चर में कहाँ यूज़ होता है इसका, फ्लेक्चर में कहाँ यूज़ होता है, फ्लेक्चर का एग्जांपल है ट्रस, ट्रस बन जाते हैं, समझ रहे हो, कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है, एज अ ट्रस जो उसके अंदर बिहेव करता है, उसमें वो बेंडिंग वाला बिहेवियर रहता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे वैसे बता दिया अभी, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि याद रह जाए, समझ गए ना बात, तो आपको ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट बताया, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती ज़्यादा है बट यूज़ नहीं करते, क्यों, ये फेल कर जाता है, बट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है, समझ गए ना बात। नेक्स्ट बताया, वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू द टिम्बर, अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है उसके अंदर जो पास करेगी 2 से 7 गुना ज़्यादा पास करेगी, क्यों, उसमें वॉल्यूम वेट ज़्यादा है, एयर से भी ज़्यादा उसके अंदर पास कर जाती है। ये सारी कहानी बोला, ठीक है। चलो अब ये सारी कहानी होगी आपकी इसकी। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिम्बर। अच्छे टिम्बर की जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट, अब लिख लो सारा कुछ, इसमें पॉइंट्स हैं, बस लिखते जाओ। नैरो, कॉम्पैक्टेड। अब ये सारी कहानी जो अच्छे टिम्बर की बतानी है मुझे। नैरो कॉम्पैक्टेड एनुअल रिंग्स, नैरो कॉम्पैक्टेड एनुअल रिंग्स, नैरो कॉम्पैक्टेड एनुअल रिंग्स। ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ, ग्रेटर होगी इसकी। सेकंड, और क्या होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट मेडुलरी रेज, कॉम्पैक्ट मेडुलरी रेज। नैरो को इसमें कॉम्पैक्टेड काट देना, दोनों के लिए सेम हो जाएगा। नैरो ये लिख लो, नैरो एनुअल रिंग्स, बस नैरो कॉम्पैक्टेड एक ही बात होगी, नैरो तो खुद ही पतला हो गया, नैरो एनुअल रिंग्स। नेक्स्ट लिखो कॉम्पैक्ट मेडुलरी रेज। थर्ड लिखो डार्क कलर, डार्क कलर, यूनिफॉर्म थिकनेस। फिफ्थ लिखो स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल एंड शाइनिंग फ्रेश सरफेस, शाइनिंग फ्रेश surface. And when stuck, metallic sound is produced. When stuck, metallic sound is produced. Sixth, free from defects. Seventh
सेवन देखो हैवी वेट, हैवी वेट। नेक्स्ट सेवंथ हो गया। एट्थ नो वुलीनेस, नो वुलीनेस एट फ्रेश कट सरफेस। एट फ्रेश कट सरफेस। चलो अब देखो, अब ये बताओ मुझे, मैंने जब स्टार्ट किया था टिम्बर में ऑन दी बेसिस ऑफ ग्रोथ किया था, वहाँ पे मैंने आपको एक्सोजीनस टिम्बर बताया था। एक्सोजीनस टिम्बर की प्रॉपर्टीज बताई थी भाई, एक्सोजीनस प्रॉपर्टी में अच्छा उसमें भी दो बताई थी, एक कॉनिफर और एक डेसिडियस। अच्छा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी में कौन सा यूज़ कर रहे थे हम लोग? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी में कौन सा यूज़ कर रहे थे? डेसिडियस यूज़ कर रहे थे। तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी में जो यूज़ कर रहे हैं वही हमारे लिए बढ़िया है। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी होंगी? डेसिडियस प्रॉपर्टी की, डेसिडियस की। अगर कोई भी अच्छा टिम्बर है तो वो क्या होगा? डेसिडियस होगा, पहली बात। तो अब डेसिडियस की जितनी भी प्रॉपर्टी वो सारी लिख दी मैंने, ठीक है। अब मैंने बताया सबसे पहले जो एनुअल रिंग्स हैं क्या होनी चाहिए? नैरो होनी चाहिए, जो एनुअल रिंग गोल गोल होती हैं। नेक्स्ट इसकी जो मेडुलरी रेज है कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, कलर इसका डार्क होना चाहिए, थिकनेस इसकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, स्मेल उसमें स्वीट आनी चाहिए, शाइनी सरफेस होना चाहिए, और जैसे ही स्टक करें, जैसे ब्रिक का केस था, स्टक करो तो साउंड कैसी आनी चाहिए? मेटालिक साउंड आनी चाहिए। नेक्स्ट फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, हैवी वेट होना चाहिए, और नो वुलीनेस। वुलीनेस क्या होता है? वुलीनेस मतलब सैप बाहर नहीं आना चाहिए, सैप बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। सैप जो जब जैसे कट करो, जैसे सैप मतलब जो मॉइस्चर है वो बाहर आ जाता है, वो बाहर नहीं आना चाहिए। अब जैसे ही सैप बाहर आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है भाई, आपका ट्री जो है अभी इमेच्योर है। अगर वो सैप बाहर नहीं आ रहा, इसका मतलब वो मैच्योर हो चुका है। कभी भी इमेच्योर ट्री को काटना नहीं चाहिए। तो अभी मतलब उसने और बढ़ना है, उसमें सैप का काफ़ी ट्रांसफर है पड़ा। ये सारी कहानियाँ को बताना, समझ गए बात। तो नो वुलीनेस एट द फ्रेश कट सरफेस। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी आ गई? डेसिडियस की आ गई। और डेसिडियस में क्या है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो अच्छे टिम्बर को चाहिए होती हैं, वो सारी प्रॉपर्टी हैं। आपको सवाल आएगा गुड टिम्बर की क्या क्या प्रॉपर्टी है? सारी प्रॉपर्टी है, सब्जेक्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी कहानी। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, प्रोसेस। अब आ जाओ प्रोसेस ऑफ टिम्बर में। क्या हो गया? क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ टिम्बर, प्रोसेस ऑफ टिम्बर, प्रोसेस ऑफ टिम्बर, प्रोसेस ऑफ टिम्बर process of timber can be carried out in following sequence. In following sequence. Process of timber can be carried out in following sequence of operations. पहला ऑपरेशन, पहला क्या होगा? This is felling of trees. Second, seasoning of trees. Third, felling हो गया, seasoning हो गया. Third is preservation of trees. Fourth, conversion of timber. तो ये सारे स्टेप रहते हैं। अब इसका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा हमारा। ये सारे डिटेल में पढ़ने हमने। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अब सबसे पहले फेलिंग मतलब कट करना, उसको सबसे पहले कट करोगे तो स्टार्ट करो फेलिंग से। फेलिंग ऑफ ट्रीज। टू गेट टिम्बर, to get timber are cut down, to get timber are cut down cause to fell on the ground,
goes to fell on the ground. Next, this process is termed as felling of trees. Termed as to get timber or cut down caused to fell on the ground. This process is termed as felling of trees. Felling of trees. हो गया. Felling of trees must be must be done keeping in following points are consider. कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं आपको? फर्स्ट इज एज ऑफ फेलिंग ऑफ ट्रीज. एज ऑफ फेलिंग ऑफ ट्रीज. Trees should be cut. Trees should be cut when they have attained sufficient maturity. When they have sufficient maturity, as if under maturity, under maturity, trees is cut. Trees are cut. ये क्या पूछाएगा? सैप ज़्यादा देगा. Trees are cut. It would have excess of sap. It would have excess of sap. Excess of sap. And if it is लिख लिया कितना? And if it is matured. पहले immature लिखा था क्या? Under mature था, over mature. If it is matured, then क्या होगा अपना? अगर over mature लिख दें क्या? It would if it is over mature लिखो. If it is over mature, then it would have excess of pith and heartwood. In either of case, दोनों ही केस में स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी इसको. It would not provide required strength. It would not provide required strength. हो गया. इसी में पॉइंट लिख लो कुछ. The age of tree for felling is 50. For felling is 50 to 100 years. 50 से 100 साल. 50 to 100 years. Method of cutting. Second लिखना है. Method of cutting. Next,
आप इसमें यार एक और रह गया प्रॉब्लम होगी, एक्सेस ऑफ पिथ के बाद हर्टवुड काट देना इसका, खाली मैक्सिमम पिथ रख लो, हर्टवुड काट दो उसको। मेथड ऑफ कटिंग, नेक्स्ट ट्री शुड बी कट, ट्री शुड बी tree should be cut just above the base, just above the base, such that maximum timber is obtained। नेक्स्ट इज सीजनिंग ऑफ फेलिंग, हो गया सारा। नेक्स्ट चीज इसमें लिखो सीजनिंग ऑफ फेलिंग, या सीजन लिख लो, सीजन। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कितने पॉइंट हो गए इसमें, ए बी, इन अदर केस ये जो होता है ट्रीज ध्यान रखनी है, मेथड ऑफ कटिंग, ठीक है, मेथड ऑफ कटिंग में ये आ जाएगा। ट्री शुड बी कट जस्ट अबव द बेस ऑफ द सी पॉइंट लिखो, ये ए बी सी हो गए, ठीक है ना। सी पॉइंट लिखो, सीजन ऑफ फेलिंग, दिस इज सीजन ऑफ फेलिंग, इसमें पॉइंट लिख लो, सीजन ऑफ फेलिंग। ट्री शुड बी कट लिख लिया, सीजन ऑफ फेलिंग में लिखो ट्रीज शुड बी कट व्हेन सैप इज एट रेस्ट, व्हेन सैप इज एट रेस्ट, ट्री शुड बी कट व्हेन सैप इज एट रेस्ट। It should be avoided in autumn and springs, when sap is in vigorous motion, लिख लो। For hilly areas, midsummer is a proper season. Midsummer is the proper season. As there heavy rainfall, as there heavy rainfall, in winters। अच्छा, ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, विंटर्स इन हिली एरियाज में ना, ठीक है, इन विंटर्स, ठीक है, रेनफॉल इन विंटर्स। नेक्स्ट, फॉर प्लेन एरियाज, प्लेन एरिया में क्या होगा, प्रॉपर सीजन इज इन समर, समर। Temperature would be very high, very high, that will lead to the vaporization of water, चलो ये कहानी लिखी। ये जितने पॉइंट लिख रहा हूँ सबसे एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, मतलब एक क्वेश्चन सबसे बनता है इसमें से। तो पहली कहानी होगी, दूसरा लिखवा दोगे, पहले समझा दूँ ये वाला, पहले समझ लो, कई देर होगी इसको लिखते। अभी लिख लिया सारा, चलो समझो इसको। चलो नेक्स्ट बताया मैंने, अब टिम्बर के प्रोसेस लिखने हैं। अभी टिम्बर के जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं। अब प्रोसेस ऑफ टिम्बर कैन बी कैरिड आउट इन फॉलोइंग सीक्वेंस, इस सीक्वेंस होती है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, फेलिंग ऑफ ट्री, फेलिंग मतलब कट किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, सीजनिंग ऑफ ट्री, सीजनिंग मतलब सुखाना, उसको सीजनिंग की जाएगी। उसके बाद प्रिजर्वेशन मतलब उसको कैसे
प्रिकॉशंस चाहिए जो अवॉइड कर सकते हैं, डिके ना हो जाए, खत्म, डेड ना हो जाए। नेक्स्ट उसका क्या करते हैं, कन्वर्जन, मतलब रिक्वायर्ड शेप, उसको कैसे शेप में कन्वर्ट किया जाए। नेक्स्ट इसके अंदर बताया, सबसे पहले मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया फेलिंग ऑफ ट्री। फेलिंग ऑफ ट्री क्या कहता है, सबसे पहले फेलिंग ऑफ ट्री का मतलब क्या है, कट करना है आपको। अब कट कैसे करना है वो तरीके बताने हैं अपने को। अब टू गेट द टिम्बर और कट डाउन कोज टू फेल इन द ग्राउंड, जैसे ही ग्राउंड पे गिरेगा उसको फेलिंग ऑफ ट्री बोल दिया। नेक्स्ट इस टर्म को फेलिंग ऑफ ट्री बोल दिया। फेलिंग ऑफ ट्री मस्ट बी डन कीपिंग इन फॉलोइंग पॉइंट्स। अब फेलिंग ऑफ ट्री भी अलग अलग पॉइंट में ध्यान रख, उसको कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, एज ऑफ फेलिंग ऑफ ट्री। जो एज क्या है, जो ट्री गिर रहा है अपना, जो कट किया आपने, उसकी एज क्या है। एज मतलब कितनी एज भैया आपको देखनी है। अब इसके अंदर आप क्या ध्यान रखोगे, ट्रीज शुड बी कट व्हेन दे अटेन्ड द सफिशिएंट मैच्योरिटी। भाई ट्री ऐसे ट्री को कट कर रहे हैं जो मैच्योर हो चुका है, समझ रहे हो, मैच्योरिटी समझ रहे हो ना। मैच्योरिटी मतलब भाई सैप जो है उसका खिल नहीं रहा, ऐसा बोल सकते हो। दूसरा वो मैच्योरिटी जो है पिच से कहाँ तक पहुंच चुकी है, वो हर्टवुड पार कर चुकी है, ऐसा बोल सकते हो कि वो मैच्योर हो चुका है पूरा। तो ट्री शुड बी कट व्हेन दे हैव अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी एज इफ अंडर मैच्योरिटी। अगर अंडर मैच्योर हुआ तो क्या करेगा, एक्सेस ऑफ सैपवुड होगा उसके अंदर, वो निकलेगा, इसका मतलब अंडर, समझ गए ना बात। नेक्स्ट क्या है, एंड इट इज, और अगर ज्यादा मैच्योर हो गया तो भी क्या होगा, उसमें पिच जो है क्या हो जाएगा, ज्यादा होगी, जो पिच को होगी ज्यादा होगी। अब दोनों ही केस में अपने को अच्छी नहीं है ना स्ट्रेंथ, दोनों ही केस में स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली टिम्बर जो कट करे उससे स्ट्रेंथ चाहिए, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी में डालने अपने को उसको, तो वो स्ट्रेंथ ही नहीं मिलेगी दोनों ही केस में। तब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान रखना है भी कैसे स्ट्रेंथ मिलेगी। अब नेक्स्ट आगे, तो एज ऑफ द ट्री जो फाइलिंग होनी चाहिए कितनी, 50 से 100 साल होनी चाहिए, वो कैसे कंसिडर करोगे वो बता दिया था मैंने। नेक्स्ट बताया कटिंग का मेथड कैसे होगा। कटिंग का मेथड क्या होगा, जस्ट बेस से कट करेंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम टिम्बर अपने को प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट बताया, कहता ऐसा कौन सा मौसम है जब आप फेलिंग करोगे इसको। अब मैंने आपको बताया था भाई ऑटम में क्या होते हैं उसके पत्ते, ऑटम में क्या होते हैं, गिरते हैं, स्प्रिंग में लग जाते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या करना है, कहता ऑटम और स्प्रिंग जो मौसम है दोनों ही खतरनाक है। क्यों, इसके अंदर सैपवुड क्या होता है, विगरस मौसम में होता है, ताकि उसकी ग्रोथ जो है इसी मौसम में होती है। तब इसने बोला इट शुड बी अवॉइडेड इन ऑटम एंड स्प्रिंग व्हेन सैप इज इन विगरस मोशन। नेक्स्ट बताया फॉर हिली एरिया। अब अलग अलग बात कर रहा हूँ, प्लेन एरिया की भी, हिली एरिया की। अब हिली एरिया में बताओ क्या होता है, हिली एरिया में क्या होता है, जब सर्दी के बीच का मौसम होता है वहां पे बारिशें ज्यादा होती हैं। अब जब बारिशें ज्यादा होती हैं तब क्या करते हैं हम लोग, तब वहां पे क्या कर लेते हैं, इसको हम अवॉइड कर देते हैं। इसको क्या बताया मैंने, फॉर हिली एरिया मिड समर इज द प्रॉपर सीजन एज देयर, ये मिड समर क्या है, प्रॉपर सीजन है उसके लिए। क्यों, एज देयर हैवी रेनफॉल, उसमें ज्यादा रेनफॉल होती है, उसमें क्या है, उसमें फर्क नहीं पड़ता उसकी ग्रोथ में। नेक्स्ट बताया फॉर प्लेन एरियाज प्रॉपर सीजन क्या है, इसमें समर है। समर में क्या होता है भाई, अपने को अल्टीमेटली ये बताना है सैपवुड विगरस मोशन में ना हो। समर में क्या होगा, प्लेन एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होगा, अभी का टाइम, इस टाइम आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, इस टाइम क्या करता है, जो धूप होती है उसका सैपवुड को क्या करती है, वो सुखा देती है, तो वो सैपवुड रिलीज नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ये क्या है, इस टाइम आप कट कर सकते हो उसको। तो दे वुड हैव लीव टू दी वेपराइजेशन, उसकी वेपराइजेशन हो जाती है उस वाटर की, जो भी मॉइस्चर है उसका, वाटर या मॉइस्चर लिख सकते हो आप, इसको मॉइस्चर लिख लो, दिस इज मॉइस्चर, ठीक है। ये सारी कहानी थी इसकी, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब ये सारी तो होगी, चलो नेक्स्ट पॉइंट है अपना सीजनिंग। अब सीजनिंग कर देते हैं टिम्बर की। सेकंड इज, अब एक सवाल इससे बनेगा, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। अब आ जाओ सीजनिंग ऑफ टिम्बर। काफी बड़ा है ये भी, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ ट्री, अब लिखते जाओ इसमें, काफी देर तक लिखना है आपको। व्हेन अ ट्री इज फेल्ड, व्हेन अ ट्री इज फेल्ड, when a tree is felled, it contains about 50%, it contains about 50% or more, 50% or more, it contains 50% or more of its oven dry weight, of its oven dry weight, of its own dry weight as water, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो, this water is in the form of sap, this water is in the form of sap, this water is in the form of sap or moisture, sap or moisture,
sap or moisture. Water to be removed before timber can be used before timber can be used for engineering purposes. Second, next point. Next, the process of drying of timber. The process of drying of timber is termed as seasoning of timber. Next, seasoning of timber. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वुड बीइंग हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल. वुड बीइंग हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल attains a level of equilibrium. Attains a level of equilibrium. Attains a level of equilibrium. Attains a level of equilibrium moisture content. Equilibrium moisture content under the given climatic condition. Under the given climatic condition. Under the given climatic condition of temperature and relative humidity. By the process of seasoning, by the process of seasoning, the excess of water of timber is extracted. The excess of water of timber is extracted in such a way that the moisture content such that the way moisture content of the season of the seasoning timber maintained a required moisture or equilibrium condition. चलो ये कहानी भी लिख लो. नेक्स्ट, ये कहानी भी होगी. नेक्स्ट, मॉइस्चर इन टिम्बर कैन बी प्रेजेंट. हो गया इतना. मॉइस्चर इन टिम्बर can be present. Moisture in timber can be present either in cell cavity, or cell wall, or cell wall. हो गया. कैविटी और सेल वॉल.
water in cell cavity is termed as water in cell cavity is termed as, जो सेल की कैविटी में है उसको बोलते हैं फ्री मॉइस्चर. दिस इज फ्री मॉइस्चर और वाटर. ठीक है. एंड और किस में प्रेजेंट है? सेल कैविटी में. और दूसरी है अपनी सेल कैविटी में होगी. नेक्स्ट इज सेल कैविटी में लिख देंगे. एंड वाटर इन सेल वॉल. वाटर इन सेल वॉल एंड वाटर इन सेल वॉल इज टर्म्ड एज स्ट्रक्चरल वाटर. इज टर्म्ड एज बाउंड वाटर. यस, बाउंड वाटर वहाँ पे स्ट्रक्चर बोलते थे ना आप, बाउंड वाटर. अब यहाँ पे बाउंड बोल देना. आपको बता दूंगा, रिलेट कर दूंगा अभी, बाद में ऐड ऑन कर लेना उसको. बाउंड वाटर. व्हेन नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन टिम्बर seasoned, when timber seasoned is starts a losing of water. 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 Free water is evaporated first. Free water is evaporated first and free water is evaporated first and the point at which the point at which cell cavities have no longer water. No longer water termed as termed as fiber saturation point. Fiber saturation point इसको बोलते हैं FSP. This is FSP. सवाल पूछता है इस पे. नेक्स्ट, आफ्टर FSP सीधा लिख दूं अब तो. आफ्टर FSP मतलब फाइबर सैचुरेशन पॉइंट हैज बीन रीच्ड the tendency of shrinkage. After FSP has been reached, the tendency of shrinkage appears in the timber. Which is proportional to loss of bound water. Which is proportional to loss of bound water. हो गया. चलो इतनी कहानी होगी. अब डिटर्मिनेशन करनी है. अभी काफ़ी सारा लिखवा दिया, पहले इतना बता देते हैं ना. चलो 2 मिनट रोक लो, एक बार पोज कर लो, पानी पी लें. इसका डिटर्मिनेशन. चलो कहानी देखते हैं उसकी यहाँ से. अब नेक्स्ट फेलिंग हो गया था, पहला फेलिंग कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट कौन सा है मेरा? सीजनिंग. अब सीजनिंग बतानी है मुझे. सीजनिंग का मतलब बताइए अपने को क्या करना है? ड्राई करना है. अच्छा, किसी भी इंजीनियरिंग यूज़ में लेने से पहले, जब इंजीनियरिंग यूज़ में लेते हैं तो क्या करना पड़ता है हमें? उसको क्या करना पड़ेगा? अरे ड्राई करना पड़ेगा. गिले को थोड़ी यूज़ करोगे. मान लो पाइज में यूज़ करना है, उसको गिले में थोड़ी यूज़ करेंगे. पहले क्या करना पड़ेगा? उसकी सीजनिंग करनी पड़ेगी. मतलब कट के बाद जस्ट आपको सीजनिंग करनी है. अब सीजनिंग कैसे करनी है? जैसे ही व्हेन अ ट्री इज फेल्ड इट कंटेन्स अबाउट 50% और मोर ऑफ इट्स. इसके अंदर कितना पानी होता है? 50% पानी होता है इसके अंदर. भाई ओवन ड्राई का 50% पानी होता है उसके अंदर. दिस वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ. अब ये वाटर किस फॉर्म में होता है? सैप और मॉइस्चर के फॉर्म में. सैप बोलते हैं मॉइस्चर को. ठीक है. नेक्स्ट बताया, वाटर इज टू बी रिमूव्ड बिफोर टिम्बर कैन बी यूज फॉर द इंजीनियरिंग पर्पस में यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ड्राई करना पड़ेगा. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग को क्या बोलते हैं हम? सीजनिंग बोलते हैं. नेक्स्ट बताया, वुड बीइंग हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल
अटेन्स अ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट अंडर द गिवन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इसने क्या बोला, ये जो वुड है एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब इसके अंदर जो पानी है वो मेंटेन रखता है। मेंटेन कैसे रखता है उसके लिए कहानी बता रखी है। कैसे, जिसके अंदर दो केसेस होते हैं, एक चीज होती है, एक होती है कैविटी और दूसरी क्या होती है, सेल वॉल। दो चीजें होती हैं जो उसके अंदर, अब पानी किसका उड़ जाता है, जैसे आपको मैंने कहानी बताई थी, किसकी कहानी बताई थी, वाटर के टाइप बताए थे आपको, वाटर के टाइप बताए थे सोयल में भी इन्वायरमेंट में भी। वहां पे आपको बताया था एक स्ट्रक्चर वाटर और एक बताया था आपको फ्री वाटर। दो केस बताए थे, याद है आपको, कंबाइंड वाटर, स्ट्रक्चर वाटर, फ्री वाटर, एब्जॉर्प्शन वाटर, वो सारी कहानी बताई थी। मैं दो की बात कर रहा हूँ, एक बताया था फ्री वाटर, एक स्ट्रक्चर वाटर। स्ट्रक्चर वाटर वो वाटर होता है जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, फ्री वाटर वो वाटर होता है सबसे पहले वही रिमूव होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ भी कहानी हुई है, नाम चेंज हो गए। यहाँ पे आओ, इस कंडीशन को मेंटेन करेंगे। अब कहता है इस वाटर, कहता है इतना पानी उड़ाएंगे भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन रहे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है बाय द प्रोसेस ऑफ सीजनिंग द एक्सेस ऑफ वाटर ऑफ द टिम्बर इज एक्सट्रैक्टेड। भाई जो एक्स्ट्रा पानी है उसको रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, जो मॉइस्चर कंटेंट है सीजनिंग टिम्बर की मेंटेन करती है, मेंटेन अ रिक्वायरमेंट मॉइस्चर। अब मेंटेन करना पड़ेगा आपको जो रिक्वायर्ड मॉइस्चर है पड़ा उसका, जो जितना कम से कम उसको मॉइस्चर चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन उसी को बोल रखा है मैंने। नेक्स्ट बताया मॉइस्चर इन टिम्बर कैन बी प्रेजेंट आइदर इन, अब मॉइस्चर किस में प्रेजेंट है, एक तो सेल कैविटी में, एक सेल वॉल में, एक सेल कैविटी में, एक सेल वॉल में। जैसे एग्जांपल एक फोटो बना ही देता हूँ, ज्यादा समझ आ जाएगा। जैसे दिस इज द टिम्बर स्ट्रक्चर एंड दिस इज द सेल कैविटी। अब पानी कहाँ का प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है मेरा, दिस इज द वाटर, ये वाटर है, दिस इज द कैविटी एंड दिस इज द, ये स्ट्रक्चर वाटर हो गया, ये स्ट्रक्चर वाटर, ठीक है। ये सारी कहानी बता दी। इसमें बताया मैंने, इसमें बताया कहाँ गया पेज, ये सारी कहानी हो गई थी। नेक्स्ट मॉइस्चर इन टिम्बर कैन बी प्रेजेंट आइदर इन सेल कैविटी और सेल वॉल, दोनों दिखा दी। एक सेल कैविटी है, दूसरी वाली सेल वॉल है जो उसकी वो है। वाटर इन द सेल कैविटी स्टेम्ड है, जो वाटर सेल कैविटी में प्रेजेंट है उसको क्या बोल दिया इसने, फ्री वाटर। इसको क्या बोल दिया, दिस इज फ्री वाटर। और ये क्या है, दिस इज सेल वॉल, ये सेल वॉल है, और इसके अंदर जो पानी है उसको क्या बोल दिया, बाउंड वाटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी कहानी, ठीक है। एग्जांपल के मतलब समझाने के लिए ये बता दिया आपको। नेक्स्ट बताया वाटर इन सेल कैविटी, इसको क्या फ्री वाटर बोल दिया, उसको क्या बोल दिया, बाउंड वाटर। व्हेन टिम्बर सीजन, जब जैसे ही टिम्बर सीजन होगा, स्टार्ट्स आर लूजिंग वाटर। अब सीजनिंग करनी स्टार्ट करी, पानी क्या स्टार्ट हो जाएगा, लूज करना स्टार्ट हो जाएगा। अब फ्री वाटर क्या होगा, इवेपोरेट कर जाएगा। सबसे पहले फ्री वाटर क्या करता है, इवेपोरेट फर्स्ट एंड द पॉइंट एट विच सेल कैविटी हैव नो लॉन्गर वाटर। अब सेल कैविटी में बिल्कुल पानी खत्म हो गया, वो लास्ट पॉइंट, उसके अंदर क्या, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। समझ आ गई, एफएसपी। तो इसके ये ऑब्जेक्टिव बनता है, ध्यान रखना इसका, ये ऑब्जेक्टिव बनता है। ये बोलेगा सेल कैविटी से जस्ट पानी खत्म हुआ तो उसको, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट, एफएसपी। अब एफएसपी, अब जैसे ही एफएसपी रीच कर गया तो टेंडेंसी ऑफ श्रिंकेज क्या दिखने लग जाएगी आपको, वापिंग आ जाएगी। जो आपका ट्री है वो वाप कर जाएगा, साइज में चेंज आ जाएगा, वो सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। विच इज प्रोपोर्शनल टू द लॉस ऑफ बाउंड वाटर। वो प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, बाउंड वाटर रहेगा। ये सारी कहानी रहेगी, ठीक है। अब इतना ही बताया ना, चलो नेक्स्ट। अब आ जाओ, अब ये जो पानी रिमूव हो रहा है इसके भी स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स लिखेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सर अगर जैसे सैप हो गया, हाँ, तो सैप में ड्राई करके सुखा देंगे, वो यूज हो जाएगा। कौन सा पानी, मैच्योर अगर होना ट्री, हाँ हाँ हाँ, तो उसको ड्राई करके सुखा देंगे और यूज हो जाएगा। तो उसकी स्ट्रेंथ तो नहीं होगी ना, क्वालिटी, हाँ क्वालिटी डाउन हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ऐसे सुखा लोगे आप, उसकी स्ट्रेंथ तो नहीं रहेगी, वो खड़ा तो नहीं हो पाएगा। तभी तो कई ट्री ऐसे होते हैं जल्दी टूट जाते हैं। अब सैप पूरा मैच्योर हो गया, उसके बाद कट किया, उसमें इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी होगी, वो सारी स्टेजेस कवर कर चुका है। कौन कौन सी, पिथ, फिर हर्टवुड, फिर कौन सी थी, सैपवुड, वो सारी कवर हो चुकी है। जैसे जैसे कवर होती जाएगी वो मैच्योर होती जाएगी, वो कलर डार्क होता जाएगा उसका, वो सारी। अब देखो ये कहानी कैसे चल रही है, मैकेनिज्म देखो। पहले क्या था, पिथ था, पिथ से कहाँ आ गया, हर्टवुड आ गया, पिथ खत्म हो गया, हर्टवुड पे कहानी आ गई। अब हर्टवुड क्या हो गया, ब्राउन हो गया, ब्राउन हो जाए। अब कहानी कहाँ पे हो चुकी है, तो ऐसे करते करते बढ़ती जाएगी, वो मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी उसकी। ये सारी कहानी है। और सैपवुड जैसे जैसे, अब सैपवुड के बीच में कर दिया, सैपवुड तो ज़्यादा दिखेगा, वो विग्रस कंडीशन होगी। अब जैसे ही सैपवुड की जो बाहर निकलना बंद हो गया है, वो भी मैच्योर हो चुका है, तो उसमें क्या हो जाएगी कहानी, उसमें क्या हो जाएगी, तो वो ज़्यादा मैच्योर हो चुका है वो, ठीक है ना। ये सारी कहानी। चलो नेक्स्ट, अब स्टेप्स लिखते हैं। क्या हो गया, स्टेप्स लिखो। अब आ जाओ स्टेप्स पे। अब स्टेप्स नहीं, डिटरमाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले द मॉइस्चर, इन टिम्बर, द मॉइस्चर
in timber is determined by drying the timber, and by drying the moisture in timber is determined by drying the timber at temperature of 100 to 150 डिग्री सेल्सियस। 105 है 105 है 105 105 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टिल ड्राइव इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। टिल ड्राइव इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। The seasoning of timber carried out in following reason. Seasoning of timber carried out for following reason. इन लिख दिया क्या? This is for carried out for following reason. अब क्या क्या रीज़न है या पर्पसेस है या ये जो भी कहानी है, क्यों करते हैं हम सीजनिंग, क्यों करते हैं? लिखो। अब इसमें से एक सवाल दे देगा कोई भी, टू अलो, अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके भी, लिख लो। टू अलो द टिम्बर टू बर्न, द टिम्बर टू बर्न रेडिली या रैपिडली लिख सकते हो। टू अलो द टिम्बर टू बर्न रेडिली व्हेन यूज्ड एज ए फ्यूल, Next, second point, to decrease the cost of transportation. To decrease the cost of transportation. तीसरा लिखो, to impart strength. Hardness. To impart strength, hardness, stiffness. ठीक है। फोर्थ पॉइंट, to increase the resistance of timber. To increase the resistance of timber against decay, ठीक है। नेक्स्ट, टू मेंटेन द शेप एंड साइज। पांचवा, टू मेंटेन the shape and size. Next, when used for engineering application. Sixth, to make the timber easily workable. Seventh, to make the timber fit for decorative purpose. To make the timber safe against the
अटैक ऑफ एल्गी एंड फंजाई, अगेंस्ट दी अटैक ऑफ एल्गी एंड फंजाई। Ninth, to reduce the tendency of cracks, to reduce the tendency of cracks and defects, to reduce the tendency of cracks and defects. Next, तो इतना ही लिख लो बस, ये सारे स्टेप्स आ जाएंगे। अब सीजनिंग करते कैसे हैं वो भी इसमें लिखवा दूँ। 9 पॉइंट तो इसके हो गए, और ये पॉइंट ये लगा लो पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इसी में तीसरा पॉइंट लिख लो, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट हो जाएगा अपना। अब कैसे लिखें यार, 1 2 3 4 तो ऐसे ही आ गया, ये तो थर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सीजनिंग करते कैसे हैं? सीजनिंग ऑफ टिम्बर बाय सीजनिंग ऑफ टिम्बर can be done by following methods। अब 2 मेथड हैं, एक नेचुरल सीजनिंग, सेकंड आर्टिफिशियल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग, आर्टिफिशियल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग की कहानी लिखो। फर्स्ट इज नेचुरल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग में लिखो, नेचुरल सीजनिंग में लिखो, नेचुरल सीजनिंग ऑफ टिम्बर, नेचुरल सीजनिंग ऑफ टिम्बर डज नॉट प्रेफर फर्स्ट, टाइम रिक्वायर्ड मोर, second, there is no control over the vaporization like wind, temperature, humidity। टेम्परेचर, ये लिख लो, नेचुरल होगी। अब आर्टिफिशियल लिख लेते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सीजनिंग, हो गया। लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, हवा, कोई कंट्रोल नहीं है ना इस पे अपने। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सीजनिंग। आर्टिफिशियल सीजनिंग, इसमें भी लिख लो। आर्टिफिशियल सीजनिंग कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। पहला मेथड बॉइलिंग, अब यहां से भी एक सवाल बनना है, बॉइलिंग। सेकंड केमिकल सीजनिंग, थर्ड इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, फोर्थ कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, बॉइलिंग, वाटर सीजनिंग, नेक्स्ट किल्न सीजनिंग, सिक्स्थ एक रह गया, लास्ट है मैकनील्स प्रोसेस। ये सारी कहानी है इसमें, तो इन सबको पढ़ लेते हैं। तो अब लिखवाए, अभी चलो पहले बता ही देता हूँ, उसका लिखते हैं सारे। मैकनील्स प्रोसेस, एक प्रोसेस है मैकनील्स। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसने दिया था, मतलब अल्टीमेटली याद रखना भी ये भी था भाई, डिफाइन मैं इसको करूंगा इन सबको, समझ रहे हो बात। चलो अब आ जाओ कहानी पे।
चलो अब बताया मैंने, सबसे पहले बताया जो मॉइस्चर है टिम्बर का डिटरमाइन कैसे करते हैं। अब मैंने आपको याद है, आपको कौन सा मेथड कराया था, सोइल के अंदर मेथड किया था अपन ने ओवन ड्राई मेथड। ओवन ड्राई मेथड कैसे किया था, पहले हम टिम्बर को वेट कर लेंगे, जैसे हम उसको वेट कर लेते थे, उसके बाद उसको ओवन ड्राई करते थे। ओवन ड्राई करते थे 100 से 105 डिग्री सेल्सियस पे, उसका अगेन वेट करते थे, ठीक है। फिर वो बताया था उसका वेट आ जाएगा, फिर दोबारा से ये प्रोसेस करेंगे। अगर सेम वेट आ रहा है तब तो कर देंगे, अदरवाइज इसकी चलता रहेगा कहानी। समझ गए बात, पहले वेट किया W1 आया, माइनस फिर वेट किया W2 आया, डिवाइड बाय W2, फिर परसेंटेज ऑफ लॉस आ गया। अब अगेन वेट किया, जब तक कांस्टेंट नहीं आ जाता तब तक हम ये करते रहेंगे। ये वही है ओवन ड्राई मेथड है और कोई भी नहीं है। अल्टीमेटली आपको बोलेगा भाई आप मॉइस्चर कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो ओवन ड्राई मेथड से ही करेंगे, तो ये खानी है। नेक्स्ट बताया, कहता सीजनिंग ऑफ जो टिम्बर करते हैं हम, वो क्या रीज़न है उसके पीछे, क्यों कर रहे हैं हम सीजनिंग ऑफ टिम्बर। अब सीजनिंग ऑफ टिम्बर इसलिए कर रहे हैं ताकि अच्छे से क्या हो जाए, बर्न हो जाए एक ही बारे में। समझ रहे, पानी को तो कैसे बर्न होगा, वो तो रेडीली बर्न हो जाए अगर यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। इट टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बढ़ जाएगा, वेट कम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या वो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हार्डनेस, स्टिफनेस सब बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर अगेंस्ट दी, वो डिके नहीं होगा, पानी होगा तो क्या होगा, वो डिके भी होगा, डेड भी होगा, समझ रहे हो, मॉइस्चर के कारण ही डेड होता है वो। नेक्स्ट टू मेंटेन दी शेप एंड साइज, उसकी शेप और साइज क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए, ताकि वो इंजीनियरिंग पर्पस में यूज कर सके। टू मेक द टिम्बर इजिली वर्केबल, वो इजिली क्या है, उसको वर्क में ले सके हम इजिली। नेक्स्ट बताया टिम्बर फिट कर सके, कि फिट हो सके किसमें, डेकोरेटिव ट्रीटमेंट्स में या पर्पसेज में। नेक्स्ट बताया मेक द टिम्बर सेफ अगेंस्ट द अटैक ऑफ एल्गी और फंजाई, सबसे ज़्यादा अटैक इसी का ही होता है इस पे, तो एल्गी और फंजाई का अटैक लग जाता है, तो वो अटैक से बचाने के लिए हमें क्या करना है, मॉइस्चर को खत्म करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, एल्गी कहाँ लगेगी, जहाँ पे मॉइस्चर होगा, समझ रहे हो ना बात। नेक्स्ट टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ क्रैक्स और डिफेक्ट्स, या इसमें वार्पिंग भी लिख सकते हो, एक वार्पिंग और लिख लेना, जो डिफेक्ट्स होते हैं जो यही है, तो वार्पिंग भी क्या करता है, वो रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट बताया सीजनिंग ऑफ टिम्बर कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड। अब सीजनिंग करते कैसे हैं, नेचुरल तरीके से और आर्टिफिशियल तरीके से। नेचुरल तरीका क्या होता है, बाहर एक वो लगा देते हैं, ठीक है, एक शेड लगा देंगे, उसके ऊपर कुछ गैप छोड़ के, एक गैप छोड़ के, थोड़ी गैप छोड़ के उसके ऊपर रख देंगे। इस प्रोसेस में 3 से 4 साल लग जाते हैं। अगर 3 से 4 साल मैं रुकूंगा फिर काम कब करूंगा, समझ रहे हो बात। तो नेचुरल सीजनिंग को हम क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको प्रेफर ही नहीं करते। तो इसमें लिखा मैंने नेचुरल सीजनिंग ऑफ टिम्बर डज नॉट प्रेफर, तो क्यों, क्योंकि टाइम रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है। दूसरा, चलो कर भी दिया बट उसमें अपने पास वो तो नहीं है, अपना कंट्रोल तो नहीं है, क्या पता कितनी वेपराइजेशन होती है, क्या पता कितनी धूप निकलती है, कितनी नहीं निकलती, हवा कितनी है, कितनी नहीं, ह्यूमिडिटी कितनी है, कितनी, इस पर कंट्रोल नहीं है, तभी हम इसको प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट आ गया आर्टिफिशियल सीजनिंग पे। आर्टिफिशियल सीजनिंग कैसे करते हैं, अब ये मेथड्स हैं कौन कौन से, बॉइलिंग, नेक्स्ट केमिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, वाटर सीजनिंग, किल्न सीजनिंग और मैकेनिकल प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, आर्टिफिशियल सीजनिंग कर सकते हैं। अब इन सबको डिफाइन करेंगे। चलो नेक्स्ट ऑफ द प्रोसेसेस, फर्स्ट इज बॉइलिंग। लिखो बॉइलिंग के बारे में, लिखते जाओ। इट इज वन ऑफ द क्विकेस्ट मेथड। It is one of the quickest method available to carry out the seasoning. Available to carry out the seasoning. To carry out the seasoning. Next point. But timber section, इसकी डिसएडवांटेज यहीं लिख दें क्या? चलो इसके बाद लिखता हूँ। सेकेंड पॉइंट, इसमें सेकेंड पॉइंट लिखो। इन दिस मेथड timber is immersed in water which is boiled for approximately 3 to 4 hours. 3 to 4 hours, 3 से 4 घंटे के लिए उसको बॉईल करते हैं। आफ्टर विच
after which it is allowed to dry, it is allowed, after which it is allowed to dry naturally. Next, third point लिखो. अब इसकी डिसएडवांटेज. टिम्बर सेक्शन loses its elasticity and strength. Hence not used, इसलिए यूज नहीं करते इसको. चौथा, अब बॉइलिंग की जगह हम उसको स्टीम भी यूज कर सकते हैं. इन प्लेस ऑफ बॉइलिंग, स्टीमर्स आर ऑल्सो यूज्ड. स्टीमर्स भी यूज कर सकते हैं. बट क्या बढ़ देगा, अगर बॉइलिंग की जगह स्टीम करने लगे तो और ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी. बट इट क्या बढ़ा देगा, ये कर लूँ क्या, लिख लूँ. बट इट इंक्रीज द कॉस्ट, हैंस नॉट यूज. ये भी हम यूज नहीं कर सकते, कॉस्ट बढ़ जाएगी और कुछ नहीं है. चलो ये सारी कहानी होगी. नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट इज केमिकल. सेकंड इज केमिकल सीजनिंग. नेक्स्ट इज केमिकल सीजनिंग में इसको दूसरा नाम याद रखना, साल्ट सीजनिंग. इससे काम याद हो जाएगा सारा. दिस इज साल्ट सीजनिंग. This method is also referred as salt seasoning, in which timber section is immersed in solution of salt that increases the rate of evaporation. अच्छा, अब कौन कौन से साल्ट्स होते हैं, वो सोल्यूबल साल्ट्स, वो भी देख लो. कैसे लिखूं, सॉल्यूशन में ऐसे लिख लो, ऐसे करके. सोल्यूबल साल्ट्स आर, अब पूछ लेता है, वो ऐड कर दिया है मैंने इसमें. सोल्यूबल साल्ट्स आर, जो सोल्यूबल साल्ट्स हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये लिख दूँ क्या, MgSO4 पूरा आपने लिख लेना. MgSO4, कैल्शियम एसीटेट, अब ये भी चलो लिख लो पूरा यार. कैल्शियम एसीटेट, सोडियम सल्फेट एक्सेट्रा. ये कुछ एग्जांपल हैं, वो ध्यान रखना है. ये भी हो गया. नेक्स्ट इन दिस केस इंटरनल सेक्शन या इंटरनल स्ट्रक्चर इज टेक्स प्लेस. इसमें क्या लिखा मैंने, इंटरनल ड्राइंग लिखना था. इंटरनल स्ट्रक्चर इन दिस केस ड्राइंग ऑफ, अब इसमें आप वो कोमा लगा लो ऐसी. दिस इज ड्राइंग ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर takes place faster
takes place faster than takes place faster than external section, then external section. हो गया. Hence chances of development of cracks, hence chances of development of cracks are chances of development of cracks are comparatively reduced. चलो हो गया. नेक्स्ट तीसरा है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग. लिखो इसके बारे में भी. इट इज द मोस्ट रैपिड मेथड. इट इज द मोस्ट रैपिड मेथड available for the seasoning of timber section. Available for the seasoning of available for the seasoning of timber section, in which it is subjected to high frequency alternating current. High frequency alternating करंट. हाई फ्रीक्वेंसी स्पेलिंग आ रही है क्या समझ? लिख देता हूँ सही. यहाँ फिसलता है यार, लिखा है सीधा जाता है ऐसे. हाई फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट एज, इसमें सेकंड पॉइंट लिख लो. क्यों नहीं हो गया इतना? सेकंड पॉइंट लिखो. एज टिम्बर इज द bed conductor of current, as timber is the bed conductor of current, it offers the resistance, it offers the resistance to the flow of water. It offers the resistance to the flow of water. Resistance to the flow of electricity. It offers the resistance to the flow of current, leading to the development of करंट. एंड उसके बाद क्या आएगा? रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट आएगा ना. वाटर लिख दिया, करंट लिखो यहाँ पे. दिस इज करंट. अरे क्या हो रहा है ये? करंट लिखो यहाँ पे. लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ करंट एंड लीडिंग रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट विच कैरीज आउट द सीजनिंग ऑफ टिम्बर एंड विच कैरीज आउट the seasoning of timber. अरे क्या लिख रहा हूँ यार, हो गया ज़्यादा पढ़ा दिया क्या? सीजनिंग ऑफ टिम्बर हो गया. लिख के थक गया मैं तो. दिस मेथड इज रेयरली यूज्ड. hence और क्या है? rarely used because it is uneconomical. ये लिख लो. कितने? 3 हो गए. पहले 3 ही बता दूं क्या?
पहले 3 देख लो। चलो फर्स्ट अब सीजनिंग करनी है। सीजनिंग के लिए पहला मेथड कौन सा है? बॉइलिंग। अब बॉइलिंग क्या कहता है? ये सबसे क्विकेस्ट मेथड है। अब अवेलेबल टू कैरी आउट द सीजनिंग। अब इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में क्या करते हैं, टिम्बर को क्या करते हैं आप पानी में इमर्स कर देंगे। पानी में इमर्स करके उसको क्या करेंगे? बॉइल करेंगे। कितने घंटे तक? 3 से 4 घंटे तक। आफ्टर विच इट इज अलाउड टू दी आफ्टर विच इट इज अलाउड, उसके बाद क्या कर देंगे आप उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे नेचुरली। अब टिम्बर सेक्शन, अब इस केस में क्या होता है, जैसे ही बॉयल होता है तब उसमें एकदम से, जब नेचुरली जब उसको छोड़ते हैं तब एकदम से क्या करता है, वो स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी लूज कर देता है, तभी हम इसको यूज नहीं करते। नेक्स्ट, इन प्लेस ऑफ अगर बॉइलिंग की जगह आप स्टीम भी यूज कर सकते हैं। अगर स्टीम यूज करने लगे तो क्या हो जाएगा, वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो ये कहानी है, ये भी एक तरीका है, बॉइल कर सकते हैं, बट महंगा पड़ता है तभी नहीं कर सकते। ये सारी कहानी है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है केमिकल सीजनिंग। केमिकल सीजनिंग मतलब जो नाम है इसका, वो साल्ट सीजनिंग भी नाम है बड़ा इसका। अब क्या करेंगे, दिस मेथड इज ऑल्सो रेफर्ड है, इसको दूसरा नाम क्या है, साल्ट सीजनिंग। अब टिम्बर सेक्शन को क्या करते हैं, इमर्स करते हैं किसमें, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट में। अब वो क्या करता है, अब जैसे साल्ट डालते हो तो इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है उसमें, तो उससे क्या हुआ, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया। अब कौन कौन से सॉल्यूशन डाले वो लिखवा दिया अलग से, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम एसीटेट, सोडियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, ये सारे के सारे क्या है, सोडियम सॉल्यूशंस हैं सारे के सारे। अब क्या करोगे, इसमें क्या करेंगे, इन दिस केस ड्राइंग ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो ड्राइंग है वो क्या करेगा, इसमें जो 2 स्ट्रक्चर होते हैं टिम्बर के, एक इंटरनल स्ट्रक्चर, एक बाहर वाला स्ट्रक्चर। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो जल्दी ड्राई हो जाता है और फास्ट देन कंपेयर टू द एक्सटर्नल सेक्शन, हेंस चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। तो चांस एकदम, अगर देखो वॉल्यूम चेंजेस एकदम से आ जाए पूरे में, तब क्रैक डेवलप होते हैं। इसमें तो इंटरनली क्या कर रहा है, उसको इंटरनली उसको रिड्यूस कर रहा है, बाहर तो उसने किया ही नहीं, तो एकदम से चेंज आता नहीं। उसमें क्या होता है, क्रैक अवेलेबिलिटी इसमें क्या होती है, कम हो जाती है। तो जनरली इसको हम यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट बताया इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में क्या है, ये भी एक रैपिड मेथड है सीजनिंग के लिए, इन विच इट इज सब्जेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या करते हैं, अल्टरनेटिव करंट पास किया जाता है। अब करंट पास कर दिया, अब क्या टिम्बर में से करंट पास कर जाएगा, क्या करंट पास कर जाएगा, लकड़ी में तो करता ही नहीं पास। तो करंट पास करेगा नहीं तो क्या होगा, वो करंट क्या करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, उसके अंदर ही घूमता रहेगा, बाहर तो निकलेगा नहीं वो। जब बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, उसको क्या करेगा, वाटर को क्या करेगा, वो हीट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद क्या प्रोवाइड कर देगा, इट ऑफर्स द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट एंड उसमें लिख सकते हो प्रोड्यूसेस द हीट, इसमें लिख लो इसमें, एंड डेवलप दी हीट विच कैरीज आउट दी सीजनिंग ऑफ द टिम्बर। उसमें क्या डेवलप कर देगा, सीजनिंग कर देगा उसकी। दिस मेथड इज रियली यूज, क्यों, क्योंकि अनइकोल में करेगा। ये सारी कहानी होगी। 3 हो गए, चौथा इतना ही रोक दें, कितना हो गया देखना, 1.5 घंटा हो गया, नहीं हो तो कर लेते हैं, और क्या है, पूरा ही हो। नेक्स्ट ऑफ द टाइप इज किल्न सीजनिंग। कितने, 3 होगी ना, चौथी अरे कोई बात नहीं, अभी लिख तो लो, वो भी लिखवा देंगे। कोई ये थोड़ी कहा था मैं इकट्ठी से ऐसे कराऊंगा, किल लिख लो पहले। इन दिस मेथड सीजनिंग ऑफ टिम्बर seasoning of timber. In this method, seasoning of timber is carried out in airtight chamber. Is carried out in airtight chamber or oven. Second point, timber section to be seasoned, ऊपर लिख रहा हूँ, next point, timber section to be seasoned is placed inside the chamber, is placed inside the chamber, leaving sufficient spaces in between them,
between them for the circulation of air, for the circulation of air. Third, a fully saturated sample of air at the temperature of 35 to 30 डिग्री सेल्सियस, 35 से 38 डिग्री सेल्सियस, is then forced inside the chamber, it allowed to circulate around the section, around the section, thereby increasing their temperature, इसमें एक ब्रैकेट डाल के पॉइंट लिख लो, नोट डाल लो. Even with increasing the temperature, evaporation does not take place. Evaporation does not take place. Evaporation does not take place as air is fully saturated. As air is fully saturated. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट. आफ्टर a period of time, humidity of air is reduced. Humidity of air is reduced along the subsequent increase in temperature. That carries out the uniform drying. That carries out the uniform drying of timber. नेक्स्ट, ये खत्म हो गया ये भी. नेक्स्ट इज वाटर सीजनिंग, पांचवा. वाटर सीजनिंग लिखो इसके बारे में भी. इन दिस मेथड timber section is cut. In this method, timber section is cut into the pieces of suitable size. Suitable sizes and is immersed in the streams
and is immersed in stream in such a way, stream of water लिख लेना, stream of water in such a way, कैसे करते हैं इसको, इसमें क्या करते हैं हम, लार्जर पोर्शन in such a way, लार्जर पोर्शन वो अपस्ट्रीम पे रख देंगे, लार्जर पोर्शन फेसिस अपस्ट्रीम एंड स्मॉलर पोर्शन फेसिस पहले अपस्ट्रीम है डाउनस्ट्रीम, स्मॉलर पोर्शन फेसिस डाउनस्ट्रीम, ठीक है, ड्यू टू दी downstream, due to which sap of the timber is removed by weathering action, weathering action, ठीक है, is removed by weathering action of water, weathering action होगी, लिख लिया इतना, of water, weathering action of water in within the 2 to 3 weeks, in within the 2 to 3 weeks, after which it is subjected to being subjected to natural dry. लिख लो उसको. Next point. Timber section obtained by this method have reduced the tendency of twist, but observed to have, twist की जगह वाप भी लिख लेना, but observed to have lesser strength, ये लिख लो. एक डायग्राम बना देता हूँ. बना दो इसको, ठीक है, ये सारी कहानी है इसकी. ठीक है, अब इसको रोक दो, अगले